नमस्कार। आज हम केरल के त्रिशूर से सामने आए कुछ बेहद अहम और चर्चित आपराधिक मामलों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये मामले काफी अलग अलग हैं। बिल्कुल। एक तरफ नवजात शिशु की हत्या का दुखद मामला है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा, फिर सत्ता का अहंकार। ये सब मिलकर हमें त्रिशूर में अपराध और न्याय के बदलते तरीकों पर सोचने को मजबूर करते हैं। सही कहा। और हम देखेंगे कि कैसे हर केस में अपराध का तरीका, उसे छुपाने की कोशिश और फिर न्याय की प्रक्रिया सब कितना अलग रहा है। तो चलिए शुरुआत सबसे हाल के और सच कहूं तो दिल दहला देने वाले मामले से करते हैं। ये जून 2025 में सामने आया। हाँ, वो नवजात शिशुओं की हत्या वाला मामला। हाँ, जिसमें एक आदमी खुद ही 2 बच्चों के कंकाल लेकर थाने पहुंच गया और अपनी प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि एक बच्चे का जन्म 2021 में हुआ था, दूसरे का शायद 2024 में। और ये बात इतने समय तक छिपी कैसे रही? यही तो इस केस की सबसे बड़ी पहेली है और जांच के लिए एक बड़ी चुनौती भी। ऐसा लगता है कि ये अपराध सालों दबा रहा। और फिर अचानक। हाँ, अचानक जब रिश्ते में खटास आई, तब ये खुल गया। अब देखिए, इतना वक्त बीत जाने के बाद सबूत मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। पारंपरिक सबूत तो लगभग खत्म हो जाते हैं। तो अब सारी उम्मीद टिकी है फॉरेंसिक जांच पर, खासकर डीएनए टेस्ट। अच्छा। वही सच सामने ला सकते हैं। एक बात और कही जा रही है कि शायद उन कंकालों का इस्तेमाल रिश्ते पर एक तरह का कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। कितनी भयानक बात है। खैर, समय बीतने से सबूत मिलना मुश्किल होता है, ये तो समझ आता है। लेकिन कुछ मामलों में सबूत जुटाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अपराध बहुत संगठित होता है। बिल्कुल। जैसे 2021 का शमीर हत्याकांड, वो एक राजनीतिक रंजिश का मामला था। हाँ, सीआईटीयू कार्यकर्ता थे वो, लेफ्ट पार्टियों से जुड़ा ट्रेड यूनियन है। और उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हाँ, और इस केस में अभी हाल ही में पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को सजा हुई है, डबल उम्र कैद। पीएफआई वो संगठन जिसे बाद में बैन कर दिया गया था। वही। इस मामले में क्या है ना, फॉरेंसिक सबूत तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम रोल निभाया डिजिटल सबूतों ने। जैसे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज। इन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे मामलों में जहां गवाह या तो मिलते नहीं या उन पर दबाव होता है, हाँ, तब यही वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत डिजिटल एविडेंस न्याय का आधार बनते हैं। तो एक तरफ समय सबूत मिटाता है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी नए सबूत बना देती है। दिलचस्प है। अब थोड़ा अलग मामला देखते हैं। राजनीतिक हिंसा से हटकर एक ऐसा केस जहां मामला व्यक्तिगत अहंकार और कह सकते हैं बेहिसाब दौलत का था। आप 2015 वाले निशाम मामले की बात कर रही हैं? हाँ, मोहम्मद निशाम मामला। एक अमीर बिजनेसमैन जिसने अपने सिक्योरिटी गार्ड के चंद्रबोस पर हमर गाड़ी चढ़ा दी थी, चलाने देने, एक महिला पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर बंधक बनाने, ऐसे मामलों में उसका नाम आया था। तो ये केस क्या दिखाता है कि पैसा और रसूख कैसे कानून का डर खत्म कर सकते हैं या कम से कम ऐसा भ्रम पैदा कर सकते हैं। और वो जो घटना हुई थी कि उसने हिरासत में पुलिस वालों को दावत दी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। वो तो सीधे सीधे सिस्टम की अहम संभावित कमजोरियों की तरफ इशारा करता है। ये धन और पद के दंभ का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। वाकई चिंताजनक है ये। अब एक और पुराने लेकिन बहुत चर्चित मामले पर आते हैं, जिसने कानूनी व्याख्या पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। 2011 का सौम्या मामला। हाँ, वो चलती ट्रेन वाला हादसा। हाँ, एक युवती पर हमला हुआ, बलात्कार हुआ और फिर बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालतों ने तो आरोपी गोविंदा स्वामी को हत्या का दोषी पाया था, आईपीसी 302 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पलट गया। हाँ, वहां एक बहुत ही अहम कानूनी बारीकी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के चार्ज को बदल दिया। किस में बदला? आईपीसी 302 यानी हत्या से बदलकर आईपीसी 325 यानी गंभीर चोट पहुंचाना, ग्रीवियस हर्ट कर दिया। सजा भी कम हो गई। लेकिन क्यों? चोटें तो गंभीर थी ही। चोटें गंभीर थीं, बिल्कुल। लेकिन कोर्ट का मानना था कि अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ये शख्स से पर साबित नहीं कर पाया कि मौत सीधे हमले की वजह से हुई या ट्रेन से गिरने की वजह से। अच्छा। कानून की नजर में हत्या का इरादा साबित करना बहुत जरूरी होता है और कोर्ट को लगा कि यहाँ वो इरादा पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया। और इस फैसले पर विवाद तो बहुत हुआ था, क्योंकि आम लोगों की नजर में तो वो एक क्रूर हत्या ही थी। बिल्कुल। और यही दिखता है कि कानून की नजर में सबूत और इरादे का जो मतलब है वो समाज की न्याय की भावना से कभी-कभी कितना अलग हो सकता है। तो अगर हम इन चारों मामलों को एक साथ देखें, नवजात हत्याकांड, शमीर हत्याकांड, निशाम केस और सौम्या केस, तो क्या तस्वीर उभरती है?
क्या सीखने को मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि अपराध के चेहरे कितने अलग अलग हैं। कहीं रिश्ते छिपाने की कोशिश है, कहीं राजनीतिक बदला, कहीं दौलत का नशा, कहीं यौन हिंसा। दूसरी बड़ी चीज जो दिखती है वो है जांच के तरीकों में बदलाव। फॉरेंसिक और खासकर डिजिटल सबूतों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। हाँ, ये शमीर वाले केस में साफ दिखा। बिल्कुल, खासकर जब अपराध पुराना हो जैसे नवजात वाले केस में, या फिर संगठित हो जैसे शमीर केस में। लेकिन साथ ही ये मामले कानूनी व्याख्या की जटिलताओं को भी सामने लाते हैं। जैसे सौम्या मामले में इरादे वाली बात। हाँ, इरादे जैसे तत्वों को साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है, और ये भी कि कैसे ताकतवर लोग जैसे निशाम के मामले में न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का जोखिम पैदा कर सकते हैं। तो त्रिशूर के ये मामले सिर्फ कुछ लोकल क्राइम स्टोरीज नहीं है, ये हमें अपराध की बदलती प्रकृति, जांच की नई तकनीकों और न्याय के रास्ते की चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर केस अपने आप में अलग है, पर मिलकर कुछ बड़े सवाल खड़े करते हैं और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। शायद जैसे जैसे अपराधों को सुलझाने के लिए फोरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, क्या हमारी कानूनी परिभाषाएं, खासकर इरादे जैसी जो मानवीय अवधारणाएं हैं, हाँ, और जो समाज की न्याय की अपेक्षाएं, क्या वो हमेशा इसके साथ कदम मिला पाएंगी, या ये खाई और बढ़ेगी? हाँ, या फिर तकनीक और कानून के बीच की ये खाई भविष्य में और बढ़ेगी, जैसा हमने सौम्या मामले में देखा। ये मामले कहीं न कहीं इसी मंथन की ओर इशारा करते हैं।